सबसे पहले तो मैं आप बच्चों से नाराज़ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर में आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम लेता हूँ, आप लोगों का हाल चाल पूछता हूँ, मुझे आप लोगों की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, लेकिन मजाल है कि कोई भी बंदा मेरे सलाम का जवाब दे या मुझे कहे कि ठीक है जी हम ठीक हैं, आप सुनाएं सर कैसे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप मुझे सलाम का जवाब भी ना दें, आप मुझे अपना हाल भी ना बताएं, लेकिन फिर भी मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं कहता रहूँगा अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। ठीक है जी, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, और चैप्टर 2 के अंदर बेशुमार इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। चैप्टर 1 की जब मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व किया था ना, तो वहाँ पे जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो चैप्टर के अंदर से आते हैं या एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप फलां लेक्चर देखें, फलां लेक्चर देखें। ठीक है, यहाँ पे हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर 2 के कंप्लीट लेक्चर ले लिए हैं उनको भी जो है ये क्वेश्चन जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हमने इनको सोल्व करना है, वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर के लेक्चर नहीं लिए वो भी यहाँ पे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर आप बड़े लेंथी लेक्चर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समझने के लिए। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी आसानी कर रहा हूँ कि वो बच्चे जिनको कंसेप्ट आ जाता है वो तो हर चीज़ को फिर इजीली पिकअप कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो थोड़े से डल हैं, लेज़ी हैं, ठीक है, इतना जो है वर्क नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं। वो बच्चे जो सिर्फ अपना अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं वो अगर इन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे ना, तो उनको जो है मज़ीद इस चैप्टर में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग दी है जी एफएससी केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर 2, और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर्स। वो कहता है कि जब सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसे आग लग जाती है। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करें कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, तो वो आपके सामने जो वीडियो आएगी उसमें वो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसे आग लग जाती है। बड़ा ये रिएक्शन होता है, बड़ा रैपिडली प्रोसीड होता है, और इससे जो है एक धमाका केस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और उसको आग लग जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है जी, हम लिखेंगे अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर रैपिडली। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक सो दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन कैचेस फायर। ठीक है, जैसे ही सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये रिएक्शन इंतहाई एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मीन ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, मतलब इतनी ज्यादा हीट रिलीज होने की वजह से हाइड्रोजन गैस को क्या लग जाती है जी, आग लग जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था ये। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, वाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स। मीन जितने भी सांस लेने वाले आलात हैं उनमें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पे इसकी वजह देख लेते हैं। व्हेन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस पोटाशियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आपको पता है कि हमने क्या किया होता है कि इक्विपमेंट्स को बैग पे रखा होता है और उसका जो पाइप है उसको ऐसे
ऐसे ऑक्सीजन की तरह फेस पर रखा होता है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं वो जाती है पीछे बिल्कुल बैग में, ठीक है, वो जो पीछे रखा होता है आपने, उसमें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड उस बैग में जाती है तो वहां पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है, पोटाशियम कार्बोनेट बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। जब हम सांस को दोबारा से ऐसे बाहर खींचते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से हम उनको इनहेल करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने इस्तेमाल होती है। तो ड्यू टू अबव रिएक्शन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स फॉर माउंटेनियर्स एंड इन स्पेसक्राफ्ट। मीन वो बंदे जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, मीन ऊंचाई पे चढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे जो है आपको पता है कि प्रेशर जो है बहुत लो हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, तो वहां पे भी ये हमारे पास ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हैं या स्पेस क्राफ्ट जिसे हम हवाई जहाज वगैरह जितने भी होते हैं उनमें भी ब्रीथिंग इक्विपमेंट जो है वो यूज होते हैं और उनमें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, वाई बेरिलियम ऑक्साइड एक्ट एज एन एम्फोटेरिक। ठीक है जी, तो एम्फोटेरिक हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि एम्फोटेरिक एक ऐसी स्पीशीज होती है जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करती है और बेस की तरह भी रिएक्ट करती है। तो वो कहता है कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक क्यों है। ठीक है, तो हम कहेंगे अ सबस्टांस व्हिच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। ऐसा सबस्टांस जो एसिड की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है और बेसिस की तरह की भी प्रॉपर्टी शो करता है, तो ऐसे सबस्टांस को हम एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। सो बेरिलियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो सल्फेट है वो रिएक्ट कर रहा है बेरिलियम के साथ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन H2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमारे पास बन रहा है साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ बेस रिएक्ट कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम ऑक्साइड है अकेला ये रिएक्ट कर रहा है बेरिलियम के साथ और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बन रहा है साल्ट एंड वाटर। तो ये साल्ट जो है वो हमारे पास है सोडियम ब्राइलेट। ठीक है, इट इज द रीजन इज दैट बेरिलियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत मर्तबा जो है वो बोर्ड में आ चुका है, इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट डाउन इट्स यूजेस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। A suspension of magnesium hydroxide is called milk of magnesia। ठीक है जी, ये डेफिनेशन आपने वहां पे अच्छे से लिख लेनी है। उसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, ये हमारे पास जो मैदे में तेजाबियत हो जाती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, जब आप किसी के घर जाते हो और आप पहली मरतबा इतना कुछ देखते हो, ठीक है, तो आप जल्दी से खाने की करते हो और अनफॉर्चुनेटली वो जो खाना होता है उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा होती है, ठीक है, या आप ओवरडोज ले लेते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है। तो उस तेजाबियत को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर एसिडिटी ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक। इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जितने भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से साथ साथ नोट करते जाएं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, वाई कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू डॉन सेल्स। ठीक है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था डॉन सेल्स वाला चैप्टर के अंदर, वहां पे हमने देखा था कि हमने मोल्टन सोडियम को प्रिपेयर करना था डॉन सेल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होता है, 801 डिग्री होता है। ठीक है, अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर देने के लिए हमें जो फ्यूल है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और हमारा जो इक्विपमेंट्स है उसको भी थोड़ा सा जो है वो भी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, ये 3 चीज़ें बचानी है, अपने को, अपने टाइम को और अपने फ्यूल को। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं डॉन सेल्स में। क्यों करते हैं, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, द कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू डॉन सेल्स बिकॉज इट रिड्यूस या डिक्रीज या लो। ठीक है, तीनों वर्ड में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। बिकॉज इट रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl फ्रॉम
801 डिग्री टू 600 डिग्री। ठीक है जी, 801 डिग्री से 600 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर रिड्यूस करवा देता है। इस वजह से हम कैल्शियम क्लोराइड को डॉन सेल्स के अंदर ऐड करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डॉन सेल्स इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम जो है वो लिक्विड सोडियम बनाने में हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज होता है जिसका नेम है डॉन सेल्स, उसके फायदे क्या है वो हमने यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, डॉन सेल्स का पहला फायदा हमारे पास क्या है जी, मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे ही लिक्विड सोडियम बनता है, सोडियम क्या है मेटल, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता है तो उसकी फॉग प्रोड्यूस नहीं होने देता डॉन सेल्स। ठीक है, तो पहला फायदा इसका ये है। ठीक है, दूसरा फायदा हमारे पास क्या है जी, लिक्विड सोडियम इज कलेक्टेड एट 600 डिग्री। ठीक है, दूसरा फायदा हमारे पास क्या है कि जब हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया था उसका टेम्परेचर 600 डिग्री पे ले आए थे। ठीक है, तो ये 600 डिग्री पे हमारे पास क्या है, लिक्विड सोडियम ऑब्टेन हो जाता है। तीसरा फायदा हमारे पास क्या है जी, इट गिव्स 99.9% प्योर सोडियम। ठीक है, तीसरा फायदा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, हमारे पास प्योर फॉर्म में 99.9% सोडियम लिक्विड आता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट बनने की वजह से जो सेल का मटेरियल है वो अटैक्ड नहीं होता। ठीक है, मीन उसे डैमेज नहीं होता, वो अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास 4 एडवांटेजेस हैं इसके। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने 4 के 4 वहां पे लिख देने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे तरीके से करना है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री, 100 डिग्री से ज्यादा जब हम इसे हीट करते हैं, इट लूजेज 3/4 ऑफ इट्स वाटर। इसका मतलब है मीन अगर 100% इसमें वाटर है ना तो वो 75% वाटर लूज कर देता है, 25% वाटर उसमें रह जाता है। ठीक है, इट लूजेज 3/4 ऑफ इट्स वाटर, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये पूरा क्या है, ये जिप्सम है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल्स है। जब जिप्सम को हमने 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करना है, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना है, तो इसने क्या करना है, यहाँ पे देखें 2 2 4 है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसने क्या किया, 3 वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिलीज कर दिया, पीछे रह गए 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मीन 75% वाटर इसने लूज किया। ये हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इसे हम क्या कहते हैं जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, इसकी डिटेल में जाने के लिए आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत मर्तबा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, 2% जिप्सम, वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास सीमेंट है जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपका जो घर बना है उसमें भी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, वो जो सीमेंट है उसमें हम 2% जिप्सम क्यों ऐड करते हैं। जब मैंने लेक्चर दिया तो मैंने बड़ी डिटेल में जाकर आपको वहां पे बताया था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जिप्सम जो है हम सीमेंट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उसका जो सेटिंग टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे सीमेंट ने तकरीबन 15-20 मिनट में हार्ड होना होता है, वहां पे वो 50 मिनट में या घंटे में हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए जो है जब हम इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो वो जो बेचारे मजदूर होते हैं उनको बार बार बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो तेजी के साथ हार्ड हो ना तो फिर मजदूरों को क्या करना पड़ना है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ना है, जिसमें उनका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई एक मरतबा 1-2 बोरी को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिप्सम जो है हम सीमेंट में क्यों ऐड करते हैं, ये सवाल है। 2% gypsum is added in cement which prevent the cement from hard to rapidly। ठीक है, उसे बहुत जल्द हार्ड होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है।
और दूसरा इसका फायदा क्या है, द एडिशन ऑफ जिप्सम इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। उसका जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मैं थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लेक्चर में भी कि हमारे पास जो इनिशियली प्रोडक्ट होता है वो होता है क्ले एंड लाइमस्टोन होता है। ठीक है जी, क्ले क्या था मैंने बताया था, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, बहुत ब्लंट टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आती है जिसको हम क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को क्या करते हैं, उसमें 2% जिप्सम ऐड करते हैं क्लिंकर में, और उसको फाइनली ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ग्राइंड करते हैं, छोटा छोटा पाउडर की फॉर्म में लेके आते हैं। जब वो फाइनली ग्राइंड हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट वही सीमेंट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे हम कॉमनली केला सीमेंट भी कह देते हैं। तो इस तरह जो है आपने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, हाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड में आ चुका है। व्हाट इज लाइम मोर्टार, लाइम मोर्टार क्या होता है और ये बनता कैसे है। ठीक है जी, होता क्या है, ये बनता कैसे है। व्हेन स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। व्हेन स्लेक्ड लाइम एंड सैंड, ठीक है जी, स्लेक्ड लाइम का 1 वॉल्यूम और सैंड का कितने वॉल्यूम जी, 3 या 4 वॉल्यूम, इज मिक्सड विद वाटर, अ थिक पेस्ट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड लाइम मोर्टार। ठीक है, हमने क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 वॉल्यूम लेना है और सैंड का 3 और 4 वॉल्यूम लेना है। उसको हमने क्या करना है, वाटर के साथ मिक्स करना है। मीन अगर हमने 1 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है ना, तो 3 और 4 लीटर हमने क्या करना है, सैंड लेनी है। ठीक है, उसको हमने वाटर के साथ मिक्स करना है, तो हमारे पास एक थिक पेस्ट बन जाएगी। उस थिक पेस्ट को हम क्या करते हैं, लाइम मोर्टार। ठीक है, अब यहाँ पे लाइम मोर्टार का काम क्या है जी, लाइम मोर्टार बाइंड्स द स्टोन्स एंड ब्रिक्स फर्मली टुगेदर। ठीक है, बड़ी मजबूती के साथ जो हमारे पास ईंटें होती हैं या स्टोन्स होते हैं उनको बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे जो काम सीमेंट का है वही काम इसका भी है। ठीक है, लेकिन सीमेंट में और लाइम मोर्टार में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर होता है। ठीक है, उसमें बहुत कम मिकदार में वाटर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब जैसे ही हम 2 ईंटों को या 2 स्टोन्स को क्या करते हैं, लाइम मोर्टार के साथ जोड़ रहे होते हैं, तो एक रिएक्शन होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है, When mortar is hardened, जब वो हार्ड हो रहा होता है, then following reaction is take place। ठीक है जी, तो पहला रिएक्शन होता है हमारे पास, ये लाइम है, लाइम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास स्लैग्ड लाइम आता है। ठीक है, अब ये जो स्लैग्ड लाइम है इसका हमने 1 वॉल्यूम लेना है। ठीक है, उससे पहले ये एक रिएक्शन होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं, तो ये इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब ये इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये जो लाइम मोर्टार है ना, इसका जो कलर होता है ना, ये व्हाइट कलर हो जाता है, मिल्की टाइप कलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैग्ड लाइम है, इसको हमने कितना लेना है, 1 वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो सैंड है यहाँ तो इसका 3 या 4 वॉल्यूम हमने लेना है। ठीक है, इसको जब हम मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो हमारे पास एक थिक पेस्ट बन जाएगी कैल्शियम सिलिकेट की। ठीक है, इसे हम लाइम मोर्टार कहते हैं। इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक। ठीक है जी, ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, मीन इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन मीन बेसिक। क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर। ठीक है जी, वो किसी भी वजह से हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि इसकी हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है। ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस
अ वीक एसिड मीन कार्बोनिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो एक वीक एसिड बनता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है, ठीक है जी। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट शोज बेसिक मीन अल्कलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ज्यादा जो ताकतवर होगा बात तो उसकी ही मानी जाएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो कौन सी है जी, अल्कलाइन है, ठीक है। थस इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जितनी भी बेसिस हैं वो रेड लिटमस को क्या करती हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। तो चलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा के देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है और एक वीक बेस एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा उसकी जो नेचर होगी वो अल्कलाइन होगी, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, हम रेड लिटमस को डिप करेंगे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है जी, बेस की है। तो दिस इज अ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। तो चलिए चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जब अगर आपने इसको डिटेल में जाके समझना है तो आप जो है लेक्चर सुन सकते हैं रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, जो कि रिसेंटली अपलोड हो चुका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्टार्ट करते हैं। वाई लाइम मीन कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं। वाई लाइम इज एडेड टू एन एसिडिक सॉइल, हमारे पास जो ज़मीन होती है जहाँ पे हम फसलों वगैरह को उगाते हैं, वो हमारे पास जो सॉइल है अगर वो उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, हमने लाइम को ऐड करना है। तो लाइम हम क्यों ऐड करते हैं एसिडिक सॉइल में, उसकी मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न उसकी ये है कि लाइम इज़ अ गुड फर्टिलाइजर फॉर एसिडिक सॉइल। जितनी भी हमारे पास एसिडिक सॉइल्स हैं ये उनके लिए गुड फर्टिलाइजर है। क्यों है, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, ठीक है जी। ये एक्ट करता है एज अ बेस, ठीक है। मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब सॉइल में एसिडिटी इंक्रीज है, ये एक्ट करेगा एज अ बेस, तो जैसे ही हम इसको वहाँ पे ऐड करवाएंगे वो जितनी भी एसिडिटी है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन आपको पता है कि जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है उसमें साल्ट बनता है और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करता है वो उसको उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करवा देता है, ठीक है। अब दूसरा इसका काम क्या है, सो द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इंक्रीज इन द सॉइल, ठीक है। जैसे ही हम लाइम को ऐड करवाते हैं सॉइल में, वहाँ पे ये फॉस्फोरस के साथ मिलके क्या कर देता है, कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है, ठीक है। फॉस्फोरस हमारे पास हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, ये प्लांट्स के लिए जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब फॉस्फोरस जो है कैल्शियम के साथ मिलके जब कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है, अब क्या है जी, पौधे ने कैल्शियम को ऑब्जॉर्व तो करना ही करना है, वो क्या करता है साथ फॉस्फोरस को भी ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। तो पौधे के लिए क्या होती है जी, आसानी हो जाती है। तो कैल्शियम जो है फॉस्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो है फॉस्फोरस की जो अमाउंट है ना वो ऑब्जर्व होना बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, जहाँ से पौधे इजीली उनको हासिल कर सकते हैं। बस यही दो वजह हैं जिसकी वजह से ये क्या है, एक अच्छा फर्टिलाइजर है एसिडिक सॉइल के लिए। इट इज़ द रीज़न इज दैट लाइम इज द एडेड टू एन एसिडिक सॉइल, यही वजह है कि लाइम को हम एसिडिक सॉइल में ऐड करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इसे अच्छे तरीके से आपने याद करना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी। वाइल लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद कार्बन डाइऑक्साइड बट बिकम्स क्लियर विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। मीन जब हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब उसमें से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, फिर से क्लियर हो जाता है। ये सवाल को अच्छे तरीके से समझें, फिर आपको जवाब की समझ आएगी कि हमारे पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर मीन स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया
तो क्या हुआ, उसका कलर मिल्की हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो उसका कलर क्लियर हो जाता है। क्यों होता है, यहाँ पे हम रीज़न बताएंगे अब, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू लाइम वाटर, ठीक है जी, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाया जाता है, इट बिकम्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पहली लाइन को यहाँ से समझें कि हमारे पास ये लाइम वाटर है, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कह रहे हैं, तो इसमें से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ओवरऑल इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से कलर कौन सा हो जाता है जी, मिल्की हो जाता है, ठीक है। अब क्लियर कैसे होता है, जब हम मजीद कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं, व्हेन एक्सेस मीन ज्यादा, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड देन सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, देन सोल्यूशन बिकम्स क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारे पास ये जो सोल्यूशन है इसका क्लियर है। अब इस सोल्यूशन को हमने यहाँ पे रखा है, इसमें से हमने और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई। जब हम ज़्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू की तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, ठीक है। ये एक सॉल्युबल है, तो सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से जो ओवरऑल सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो गया जी, क्लियर हो गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं आर अमोंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो क्या है जी, पूरे पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। क्यों हैं, हम यहाँ पे रीज़न देख लेते हैं कि अल्कली मेटल्स मीन ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब आप ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है जी। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब आप ग्रुप 2A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें इन्होंने ऑक्टेट और डुप्लेट को जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। इनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना या 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने को। क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, मोरएवर दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देना, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ द रीज़न इज़ दैट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से आपने देख लेना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि सर हर क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट कही जा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन निकाले हैं जो 100% श्योरिटी है कि आपके पेपर में आने, इन्हें अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट आर द 2 प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बाय नेल्सन सेल्स, ठीक है। जिसने नेल्सन सेल वाला टॉपिक नहीं सुना जाके सुन ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। और उसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। हम जो नेल्सन सेल है हमारे पास, उसमें हम मेन चीज़ बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी बनती हैं, दोनों ही बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब उनको बनाने के दौरान हमारे पास जो सेल में 2 प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती हैं, वो कौन सी हैं। उनमें से जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि हमारे पास क्या है जी, इन एनोड कंपार्टमेंट Cl2 गैस कैन रिएक्ट विद OH-
नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये एनोड कंपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें Cl2 गैस है, मीन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें Cl2 गैस भी मौजूद है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ये रिएक्शन होता है। क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है OH नेगेटिव आयंस के साथ, हमारे पास क्लोराइड आयन बनता है और हाइपोक्लोराइड आयन बनता है। ये वाला हमारे पास क्या है जी, हाइपो क्लोराइड आयन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्लोरीन गैस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल प्रोडक्ट है जिसे हमने नेक्स्ट यूज़ करना है दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में। अब यहाँ पे Cl2 गैस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड आयन बनने की वजह से। ठीक है, अब इस लॉस को हम रोकने के लिए क्या करते हैं, पहला काम हमने करना है इसका सोल्यूशन में, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय यूजिंग एस्बेस्टस डायाफ्रागम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बीच में ये टू सोल्यूशन हैं, इन टू सॉल्यूशंस को हमने सेपरेट किया हुआ है किसके साथ जी, एक डायाफ्रागम के साथ। ठीक है, अब इसका काम क्या है जी, इट कीप्स द टू सॉल्यूशन सेपरेट एंड माइग्रेट्स Na पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, अब क्या करता है कि दोनों सॉल्यूशन को ये सेपरेट करता है और सोडियम आयन जो है इनमें से हाइड्रोलाइसिस हो रही है ना NaCl की, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से Na पॉजिटिव आयन बन रहे हैं। अब ये जो Na पॉजिटिव आयंस हैं ये माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, वहाँ पे OH नेगेटिव आयंस हैं, उनके साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहे हैं जी, NaOH। ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन। अब देखेंगे हम सेकंड प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, द OH नेगेटिव आयंस में कलेक्ट ओवर द एनोड। ठीक है, जैसे ही OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से OH नेगेटिव आयन जो है वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक तो डायाफ्रागम यूज़ किया है, पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें हमने डायाफ्रागम यूज़ किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि OH नेगेटिव अभी भी जो है अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि OH नेगेटिव आयन जब एनोड कंपार्टमेंट में आ जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पे आके ये ऑक्सीडेशन शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये क्या देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वहाँ पे क्लोरीन गैस को क्या कर देती है, कंटामिनेट कर देती है, आलूदा कर देती है। तो हम देखते हैं द OH नेगेटिव आयंस में कलेक्ट ओवर द एनोड, देयर ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, देयर ऑक्सीडेशन गिव ऑक्सीजन विच कंटामिनेट द क्लोरीन गैस। ठीक है, यहाँ पे देखें OH नेगेटिव आयंस सपोज करें कि एनोड कंपार्टमेंट में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या आके किया जी, ऑक्सीडेशन शो की। ऑक्सीडेशन का मतलब है जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें इसने अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिमूव करवा दिए, मीन एनोड को दे दिए हैं। ठीक है, जैसे ही इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन इसने एनोड को दिए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनी है। इस ऑक्सीजन बनने की वजह से ये जो क्लोरीन गैस एनोड कंपार्टमेंट में मौजूद है ये क्या हो जाती है, आलूदा हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व कैसे करना है, हमने शुरू करने से पहले कहा था कि हमने टू प्रोडक्ट इसमें बनानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनानी है और क्लोरीन, दोनों ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमने क्लोरीन गैस को भी बचाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस आलूदा होने से कैसे बचेगी। अब सेकंड प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, द सेकंड प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय कीपिंग द ब्राइन लेवल स्लाइटली हायर इन एनोड कंपार्टमेंट। ये देखें, ये जो एनोड कंपार्टमेंट है कैथोड कंपार्टमेंट से थोड़ा सा हाई लेवल पे है, मीन इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सो फ्लो ऑफ लिक्विड कंटिन्यूज टुवर्ड द कैथोड। अब लिक्विड का जो लेवल है वो हाई है थोड़ा सा। अब आपको पता है ना कि लिक्विड अगर हाई लेवल पे है तो वो लो लेवल की तरफ ही फ्लो करेगा, ना कि लो लेवल वाला हाई लेवल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, हमेशा हाई वाला ही लो की तरफ फ्लो करता है। तो इसे थोड़ा सा हाई लेवल पे रखने का मेन हमें ये एडवांटेज मिलता है कि इसका जो फ्लो है ना ये टुवर्ड्स द कैथोड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से OH नेगेटिव आयंस कभी भी एनोड तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है जी, एंड OH नेगेटिव आयंस कैन नॉट रीच द एनोड। ठीक है जी, ये टू प्रॉब्लम थी और इसके सोल्यूशन से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो पूछ सकता है कि गिव द फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग ऑड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे यहाँ पे 8 लिखी हुई हैं, इनमें से कभी 2 पूछ लेता है, कभी 3 पूछ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास डोलोमाइट है, ठीक है, उसका ये हमारे पास है
फार्मूला, ठीक है। एस्बेस्टस है वो ये है, हलाइड है वो NaCl है, ठीक है। नाइट्रॉन है, ब्राइल है, सिल्वाइड है, फॉस्फोराइड है, चाइल साल्ट बिटर है, ठीक है। इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक A वाला है, B वाला है, ठीक है, C वाला है, ये भी है। तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये थे 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है जी। इसे अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इनमें से 2-3 जो आपको कंफर्म है पेपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में से हमने 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बस आपने वही अच्छे तरीके से कर लेना है। उनमें से 100% श्योरिटी है कि वो ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है ना वो है जी डॉन सेल्स। आपने कंप्लीट करना है कि व्हाट इज डॉन सेल्स एंड हाउ सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय डॉन सेल्स, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ डॉन सेल्स। कंप्लीट आपने नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि नेल्सन सेल क्या है, कि हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय नेल्सन सेल और डायफ्रागम सेल्स, और राइट अ नोट ऑन डायफ्रागम सेल्स, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ सकता है जी रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर में पूछ सकता है या वो इंडस्ट्री में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये 6 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, आपने ये 6 जो है वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं इंशाल्लाह। इसमें से ही 100% श्योरिटी है, ठीक है जी। पूरी सर्च करने के बाद मैंने ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और इंशाल्लाह इसमें से ही 100% श्योरिटी है आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाए हैं, उसके अलावा मैंने ये तमाम के तमाम एक एक पॉइंट ड्यूरिंग लेक्चर मैंने एक एक चीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा कंसेप्ट लेना है, ठीक है, तो आप पूरे लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसके बाद जो है हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन एक बच्चे का रिसेंटली कमेंट आया था कि सर आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें, ट्रांजिशन मेटल वाला, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 3 ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी हम साथ साथ देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, वो भी इंशाल्लाह जो है वो हम टाइम निकाल के वक्फन व वक्फन वो भी टॉपिक उस टॉपिक को भी डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।